हेलो एवरीवन, आज हम चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि चार्ज होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी वजह से जो मैटर है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फोर्स फील करना पड़ता है। मैटर क्या होता है? जैसे कि हम, आप, सब, फैन वगैरह सब मैटर है और उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज होगा। अगर हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो कोई एक फोर्स फील करेंगे। उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करें या फिर अपोज में करें, वो चार्ज की वजह से होगा, लेकिन हम एक फोर्स फील करेंगे जिसका रीज़न चार्ज होता है। चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज मतलब जीरो चार्ज कुछ नहीं होता। और जब अपन न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल चार्ज का जो मतलब होता है एब्सेंस ऑफ चार्ज। हम एब्सेंस ऑफ चार्ज को न्यूट्रल चार्ज बोल देते हैं। अब चार्ज जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन हम उसे ऐसा यूनिट की वजह से उसे हम ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं ऐसा यूनिट में। और चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है क्यू। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस होती क्या है? हम सब अब बचपन से सब मैग्नेट के साथ खेलते आ रहे हैं, तो अपन देखते हैं कि जब नॉर्थ पोल साथ में आता है तब वो रिपेल करता है, जब साउथ और नॉर्थ आता है वो अट्रैक्ट होता है। ये सेम चार्जेस में होता है। जब पॉजिटिव आते हैं तो चार्जेस रिपेल करते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सेम पॉजिटिव चार्जेस की एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी चार्जेस की प्रॉपर्टी ये हो गई कि जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि न्यूट्रॉन ले लो, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, लेकिन उसमें मास तो है। इससे अपन क्या पता है कि मास जो वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जितने भी सब हैं उनमें मास भी है, चार्ज मतलब चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब आते हैं बस ये तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी ये कि जो चार्ज होता है वो हाई वेलोसिटी पे वो चेंज नहीं होता। मतलब कि अब आपने सुना होगा कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उसमें बताते हैं कि मास को जब हम हाई वेलोसिटी देते हैं तो मास होता है वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा चार्ज के साथ नहीं है। चार्ज को कितनी वेलोसिटी में फेंक दो, कितनी वेलोसिटी में ले जाओ, उसकी जो चार्ज है वो कभी कम नहीं होगी, वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब वो कभी बदलेगा नहीं। चौथी चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज जो रहता है वो आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहता है। पूरे उसकी नहीं, हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में जैसे हमने तीन बॉडीज रखी और कुछ तीनों पे अलग अलग चार्जेस हैं। अगर हम उसको टच करेंगे कुछ करेंगे जिस वजह से किसी रीजन की वजह से मान लो किसी बॉडी का चार्ज कुछ हो गया, किसी बॉडी का कुछ चार्ज कुछ हो गया, लेकिन जब वो एक सिस्टम में, लेकिन सिस्टम के अंदर एक बॉडी का चार्ज बढ़ेगा तो एक बॉडी का चार्ज घटेगा तो सेम हो जाएगा, मतलब एक तरीके से कंजर्व हो जाएंगी। मतलब चार्ज खत्म जाएगा नहीं, कहीं एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा ना कहीं होगा, बस कंजर्व रहेगा। अब आती है चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q इक्वल्स टू एन। क्यू मतलब एक चार्ज, एन जो होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर में जो नंबर है जिसको हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो। अब ई क्या है? ई है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे कि हम चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं। जैसे कि आप आजकल आपसे कोई बोलता है कि आप 100 रुपए के खुले दो, तो आप उसे 50-50 के दोगे। फिर मान लो उसने कहा कि 50 के खुले दो, तो मान लिया आपने 10-10 के 5 दे दिए। अब वो कोई कहते 10 के खुले दो, तो आपने मान लो 5-5 के सिक्के दे दिए। अब आपसे वो क्या है कि 5 के खुले दो, तो आपने मान लिया 1-1 रुपए के उसके 5 सिक्के दे दिए। अब उससे कहे कि 1 के खुले दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जो है वो इंडियन रुपीज से सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। ऐसे ही चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड के अंदर। मतलब कि जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो स्मॉलेस्ट है। इसलिए जो भी अपन बड़ा चार्ज बनाएंगे, जैसे कि एक के सिक्के को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपए बनेंगे, वैसे ही कोई बड़ा चार्ज बनाने के लिए हमें नंबर को, मतलब एक इंटीजर नंबर को अपन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है, चार्ज होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है, और भी स्केलर तरीके से। इसके स्केलर तरीके से कैसे? जैसे अपन करते हैं ना 1 + 2 = 3, वैसे ही चार्ज भी नॉर्मली ऐड हो जाती हैं, उनमें कोई वेक्टर नहीं लगता है। इससे अपन को क्या पता है कि चार्ज जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज जो होता है स्केलर तरीके से ऐड हो जाता है। अब अपन आते हैं कि क्वार्क्स थ्योरी पे, कि दो साइंटिस्ट थे जीलमैन एंड ज़ुइक, उन्होंने क्वार्क्स थ्योरी बनाई थी। उन्होंने कहा था कि जो हेड्रॉन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, हेड्रॉन फैमिली मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे जितने भी हैं, उनसे फैमिली जो मेंबर्स होते हैं वो एक फ्रैक्शनल चार्जेस से मिलकर बने होते हैं। एक चार्ज होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क होता है +2/3 ई और डाउन क्वार्क होता है -1/3 ई। तो उनका कहना था कि जो जितने भी बड़े चार्जेस हैं, मतलब जितने भी न्यू हेड्रॉन फैमिली के चार्जेस हैं, वो सारे चार्जेस इन दो से बन के बने हैं, मतलब कि एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क।
तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, जैसे कि मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो होता है +1e, और जब एक प्रोटॉन का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1e, और न्यूट्रॉन का अपन 0 मानते हैं। अगर अब अपन एक प्रोटॉन का चार्ज बनाए, मतलब अपन को एक प्रोटॉन का चार्जेस बनाना है वो भी इनसे, तो अपन को क्या यूज पड़ेगा, अपन को +1e बनाना है, तो अपन को सोचना पड़ेगा कि उसमें कितने अप क्वार्क्स और कितने डाउन क्वार्क्स ऐड होंगे। अब अपन देखेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को बनाने में कितने अप क्वार्क्स और कितने डाउन क्वार्क्स का टोटल यूज होने वाला है। अगर अपन प्रोटॉन का देखें अब, तो +2/3e -1/3e, ये अप क्वार्क एक और ये डाउन क्वार्क है। अगर अपन अब एक अप क्वार्क में 2 का मल्टीप्लिकेशन करें, 2 का अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 अप क्वार्क बन जाएंगे -1 डाउन क्वार्क हुआ, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, UUD, इसको अपन ऐसे लिखेंगे। अब अपन इलेक्ट्रॉन का देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बनाने में कितने अप क्वार्क और डाउन क्वार्क यूज हुए। अब इलेक्ट्रॉन का अगर अपन देखें 2/3e -1/3e, तो इसमें जो है, इसमें जो एक ही अप क्वार्क यूज होगा, लेकिन जो डाउन क्वार्क है वो 5 यूज होंगे, तो अपन 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, U D D D D D, एक D, एक U और 5 D, मतलब एक अप क्वार्क और 5 डाउन क्वार्क। अब न्यूट्रॉन का सबसे इजी है, न्यूट्रॉन का अपन कुछ नहीं करना, न्यूट्रॉन का 2/3e -1/3e, तो इधर एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ, UDD, इसको अपन ऐसे लिखेंगे। अब अपन ने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, अब इसे कुछ पॉइंट्स बताता हूं मैं, जैसे कि जो कुछ की प्रॉपर्टीज मान लो कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो पूरे जो इन्वायरमेंट है, जितनी फोर्सेस होती हैं उन सब में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, मतलब वो सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में आता है, जितनी फोर्सेस जितने भी होते हैं जितनी तरीके के उनमें। दूसरा पॉइंट कूलम्ब्स लॉ का ये हुआ कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, मतलब बिग बॉडीज और उनके लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। अब पॉइंट चार्जेस भी वेरी करते हैं डिस्टेंस पर, जैसे कि मान लीजिए आपके पास बड़े बड़े स्पीयर हैं दो, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखी हैं तो अपन उस डिस्टेंस के लिए उन 2 बड़े उन छोटे उनको स्पीयर्स को उनको पॉइंट चार्जेस अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्जेस भी अपन इस तरीके से आगे क्वेश्चंस में अपन देखेंगे कि कहीं अपन पॉइंट चार्जेस छोटे ही होंगे, तो कहीं अपन स्पीयर्स को भी, बड़े बड़े स्पीयर्स को भी पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत दूर डिस्टेंस पर रखे होंगे, तो उस वजह से उनका जो साइज है वो उसमें ज़्यादा असर नहीं डालेगा क्वेश्चन में। पहला तो अपन ये देख चुके हैं कि वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, दूसरा वो पॉइंट चार्जेस पे लगते हैं, तीसरा वो जो होते हैं वो थर्ड न्यूटन का जो थर्ड लॉ वैलिड करते हैं, जो होता है न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका थर्ड लॉ वैलिड करते हैं। मैं बता दूं कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो अगर हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इनका जो फोर्स होगा वो इस तरफ लग रहा होगा, तो मान लीजिए इस पे अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इस पे भी फोर्स इसी तरफ लग रहा है, मतलब कि जो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब इन पे जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल है ना, इक्वल है, समझ रहे, इक्वल और अपोजिट है, मतलब ये इस तरफ है ये इस तरफ है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो इन दोनों में मैं आपको बताया था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनका जो फोर्सेस है एक इस तरफ लगेगा एक इस तरफ लगेगा, ठीक है, मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट, इधर भी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में और इक्वल मैग्नीट्यूड में। एक ये प्रॉपर्टी हुई, और एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको कि इसमें जो हम जैसे फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स का, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ पहले फोर्स का, होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर बता दो K एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू मैं आपको बता दूंगा, अभी आगे बताऊंगा। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, जैसे ये Q1 से इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मानते हैं Q2, ये दो चार्जेस हैं, इनका कुछ मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया होगा तो वो हमको इधर पुट करना है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उनका जो मैग्नीट्यूड अपन पुट करेंगे वो बिना साइन से करेंगे, जैसे कि अगर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है ना, लेकिन इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे कि -2
+2। तो हम इनकी साइंस को नहीं देखेंगे, तब वैल्यू रखेंगे तो हम 2 और 2 रखेंगे, क्योंकि जो कूलम्स लॉ का जो कूलम्स फोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और वो डायरेक्शंस में होता है, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आप हमेशा देख याद रखना कि जो इनका जो हम चार्जेस का जो वैल्यू रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, मतलब नेगेटिव साइन को अपन नहीं लगाएंगे। दूसरा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जो होता है वो इनकी डिस्टेंस, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर है। अब इधर देखिए आप, जो एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, और k कांस्टेंट होगा, q1 और q2 की वैल्यूज हैं तो एक तरीके से कांस्टेंट है, और जो r है वो तरीके अपन वेरिएबल मान लेते हैं, मतलब q और q को कांस्टेंट मान लेते हैं, k को कांस्टेंट है और r को अपन एक वेरिएबल मान लेते हैं, इसको अपन कर सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम बड़े बड़े स्फीयर्स को भी अपन पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं। अब देखिए इधर 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 देखिए, जो r है वो जितना बड़ा होगा और ऊपर से इसका स्क्वायर भी है और ये r स्क्वायर डिवाइड में फोर्स उतना छोटा होगा, मतलब चार्जेस इतना वो नहीं डाल रहे, मतलब इनके जो चार्जेस हैं वो इतना इफेक्ट नहीं डाल रहे, लेकिन जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि उनका उस डिस्टेंस जितना बड़ा होगा फोर्स उतना ही कम होगा। तो हमेशा याद रखना। और जो डिस्टेंस है, जैसे कि आपको ये भी एक्सप्लेन कर दो स्पेयर वाला पॉइंट, कि मान लीजिए ये दोनों स्पेयर हैं जो 3 सेंटीमीटर के रेडियस के, अगर वो 10 सेंटीमीटर दूर रखी हैं, एक कैच है पकड़िएगा, अगर वो 10 सेंटीमीटर दूर रखी हैं तो इनपे जो कूलम्स लॉ है वो वैलिड नहीं है, अगर वो 10 सेंटीमीटर दूर वैलिड नहीं है उनपे। वहीं ये 3 सेंटीमीटर वाली स्पेयर अगर 1 किलोमीटर दूर रखी है तो अब इन दोनों को इग्नोर करेंगे, इन दोनों के रेडियस को, और यहाँ पर अपन कूलम्स लॉ को वैलिड करेंगे। हमेशा कैच याद रखना कि अगर 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो हम इसमें कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते, अगर वही 1 किलोमीटर है तो हम इधर कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। कैच हमेशा याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस पे लगाए जाते हैं, और हाई डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस से हम स्फीयर्स को भी पॉइंट चार्जेस मान लेते हैं। वहीं अगर इधर स्फीयर 1 किलोमीटर के होते, रेडियस के होते, तो हम इधर भी कूलम्स लॉ नहीं लगा पाते। अब मैं आपको बताने वाला हूँ के की वैल्यू क्या होती है। अपन ने पीछे पढ़ा था ना कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अपन ने कहा था के कांस्टेंट है, तो इस के की वैल्यू बताते हैं। के जो होता है वो 1/4π E0 होता है, समझे? तो के की वैल्यू होगी 1/4π E0। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ ये वैल्यू रख लीजिएगा, डायरेक्ट रखी जाएगी क्वेश्चन में। के की वैल्यू कितनी 9 × 10⁹ अब मैं आपको कुछ कैचेस और बताता हूँ जो कि आप याद रखना, आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। जैसे कि पहला केस है उसी के ऊपर कि कहाँ कूलम्स लॉ लगना और कहाँ कूलम्स लॉ नहीं लगना, उसके ऊपर बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है 3 सेंटीमीटर का स्फीयर, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये रखी है लार्ज डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस पे मान लेते हैं, लार्ज डिस्टेंस एडी लिखूंगा मैं, लार्ज डिस्टेंस पे रखी है। तो अपन ये तो पॉइंट चार्ज है ही, अपन इस 3 सेंटीमीटर स्फीयर को भी एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेंगे, इधर कूलम्स लॉ लगा देंगे। वहीं अगर ये इसको रख कर क्या स्मॉल डिस्टेंस पर रखा है तो यहाँ पर अपन कूलम्स लॉ नहीं लगाएंगे। याद रखना क्या कि यही दो चार्जेस, इसकी जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, पॉइंट चार्ज लार्ज डिस्टेंस पे है तो कूलम्स लॉ लगेगा, और यही दो चार्ज शॉर्ट डिस्टेंस पे तो कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। दूसरा केस कि एक चार्ज के अंदर दूसरा चार्ज है, ये भी पॉसिबल है। एक हॉलो स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज है और अंदर एक अपन ने एक पॉइंट चार्ज रख दिया जिस पे चार्ज है। एक हॉलो स्फीयर मान लेते हैं +q, इधर मान लेते हैं -q, तो इधर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। चार्ज के अंदर चार्ज में कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, मतलब चार्ज के अंदर चार्ज रखा है तो अपन कूलम्स लॉ लगा नहीं सकते, ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही आपको केसेस देखने पड़ेंगे जहाँ कूलम्स लॉ लगता नहीं। ऐसा नहीं है कि इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ है, लेकिन वो अपन आगे पढ़ेंगे, अलग तरीके का फोर्स लगता है और अलग फॉर्मूला लगता है, अलग चीज से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। कूलम्स का हमेशा याद रखना है, सबसे नोट है वो कि वो पॉइंट चार्जेस पे वैलिड है, पॉइंट चार्जेस पे, जो भी पॉइंट चार्जेस पे वो वैलिड है। तो अपन को देखना है डिस्टेंस वगैरह पे सब करके। आपको 2 केसेस बता दिए, 2 केसेस पहले बताए।